हेलो एवरीवन, आई एम अजिता सरस्वती फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। रोज की तरह हम लोग आज भी ऑनलाइन क्लास में बीएड फर्स्ट ईयर में कुछ जो प्रश्न आप लोगों ने पूछा था उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो जिसका प्रश्न है कि बालिका शिक्षा में असमानता और बाधाओं का वर्णन करें और इसे दूर करने के उपाय को पर प्रकाश डालें या विश्लेषण करें। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम असमानता और शोषण को देखते हैं। भारत पुरुष प्रधान एवं प्रतिशतात्मक समाज रहा है और इसमें अन्य सभी समाजों की तरह जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों एवं स्त्रियों में लैंगिक असमानता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भारत में स्त्रियों एवं पुरुषों में लैंगिक असमानता निम्न रूपों में देखी जा सकती है। जो पहला है लिंग भेदभाव। प्रत्येक प्रतिशतात्मक परिवार का यह सामान्य लक्षण है कि वहाँ पुरुष की प्रधानता होती है और स्त्री का अवमूल्यन होता है। भारतीय समाज में इसका रूप अत्यंत कठोर है। लड़की का जन्म ही अपने में अभिशाप है। पुत्र मुक्तिदाता, बुढ़ापे का सहारा और घर का पूंजी है, जबकि पुत्री का जन्म एक दायित्व और कर्जा है। इसलिए जन्म से ही लिंग भेदभाव यौन पृथक्करण में प्रकट हो जाता है। लड़कों और लड़कियों में जरा बड़ा होते ही अलग अलग क्षेत्र हो जाते हैं। उनके खेल अलग, पढ़ाई के विषय भी अलग, संस्कार भी अलग और जीवन की पूरी तैयारी ही अलग अलग होती है। लड़कों को घर से बाहर का जीव माना जाता है। उसे व्यावसायिक तैयारी करनी होती है। उसे जीवन की कठिन प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होना किया जाता है, जबकि लड़की की जीवन उसके घर की चार दीवारी व रसोई घर के कैद खाने में एक ऐसा कैदी बनाया जाने लगता है जो आगे चलकर अपनी कैद को प्यार करने लगेगी और उसे ही अपनी इज्जत और सतीत्व का लक्ष्य मानकर अपना जीवन यापन कर सके। और इससे यह स्पष्ट है कि लज्जा उसका गहना बन जाती है और पति परमेश्वर का आदर्श। चाहे पति जैसा भी हो, जीवन में जोखिम लेना, संकट का सामना करना, अत्याचार का विरोध करना, अन्याय के प्रतिकार में आवाज उठाना उसके वश का नहीं होता और वह पराश्रित व अबला बनकर रह जाती है। दूसरे नंबर पे है कि शिक्षा में असमानता। प्रारंभिक वैदिक साहित्य से हमें यह पता चलता है कि वैदिक युग में लड़की का भी उपनयन संस्कार होता था। वह लड़कों की भांति आश्रमों में शिक्षा के लिए जाती थी। धीरे धीरे उसे शिक्षा से दूर किया जाता रहा और उसके लिए एकमात्र संस्कार विवाह ही माना जाने लगा। धर्मशास्त्रों तक आते आते यह प्रक्रिया पूरी हो गई। मुस्लिम काल में तो स्त्री पूर्णतः ही निरक्षर थी। नई दिल्ली स्थित भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला कि सन 1971 में 18.4% स्त्रियां साक्षर थीं। सन 1981 में यह प्रतिशत 25 था, जबकि सन 1991, 2001 तथा 2011 की जनगणनाओं के अनुसार स्त्रियों की साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 39.42, 54.16 तथा 65.46 हो गया है। वास्तव में यह प्रगति नागरिक जीवन में उच्च और मध्यम वर्ग में के बीच की अधिक हुई है। स्त्री शिक्षा से संबंधित सबसे प्रमुख समस्या यह है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर स्त्रियों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर बहुत ऊंची है। गरीब माँ बाप लड़कियों को आगे पढ़ा नहीं पाते क्योंकि उन्हें या तो घरेलू कामकाज में सहायता देनी पड़ती है या अपने छोटे भाई बहनों को देखना पड़ता है या बाहर के लिए जो है धनोपार्जन के लिए लगाना पड़ जाता है। उनकी शिक्षा का पाठ्यक्रम भी अन्य की वास्तविकताओं से दूर है। वह पाठ्यक्रम न तो उनके जीविकोपार्जन के लिए तैयार किया जाता है और न ही उन्हें एक आदर्श गृहिणी या माँ की भूमिकाओं से जोड़ पाता है। जहाँ कहीं व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रबंध किया गया है, वहाँ भी सिलाई, कढ़ाई, गृह सज्जा, नर्सिंग, सौंदर्यीकरण आदि तक ही उनके लिए यह कोर्स है जो सभी उनके परंपरागत तक ही सीमित है। वे कोर्स आज की औद्योगिक गुण की मांग से संबंधित नहीं है। शिक्षा पाठ्यक्रम लिंग भेदभाव पर आधारित न होकर स्त्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए, जो उनके दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के साथ साथ उन्हें इस योग्य बना सके कि वे अपने राष्ट्रीय विकास में अपनी भूमिका अदा कर सकें। तीसरा है असमानता रोजगार में। सन 2013 के आंकड़ों के अनुसार स्त्री श्रम सहभागिता 29% थी। हॉलैंड तथा चीन में यह 80% तथा 64% है। वास्तव में स्त्री श्रम भी अजब की कहानी है। उसकी गृहस्थी का कार्य जो वह प्रायः सबसे पहले उठकर प्रारंभ करती है और देर रात तक समाप्त करती है, उसे अनुदान करती है, अनुत्पादक माना जाता है। वह कार्य राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होता। जो वह घर से बाहर तथाकथित उत्पादक कार्यों में लगी है, वहाँ भी वह निम्नलिखित समस्याओं को सामना कर रही है। जैसे यहाँ 1 नंबर में है कि कृषि क्षेत्र में जहाँ की 80% महिलाएं
काम कर रही हैं वहाँ स्त्री श्रम को पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी मिलती है और वे असंगठित श्रम के अंतर्गत गिनी जाती हैं और वे मौसमी रोजगार के मार से भी पीड़ित हैं। दूसरे नंबर पे है घरेलू उद्योग जैसे अगरबत्ती, बीड़ी या दियसलाई बनाना, चटाई बनाना, पापड़ उद्योग आदि में न तो रोजगार की सुरक्षा है और न निश्चित दर पर मजदूरी है। वहाँ के काम को घंटे अधिक और श्रम कल्याण की कोई व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, वहाँ उनके यौन शोषण का भी भय बना रहता है। तीसरे नंबर पे है संगठित उद्योगों में स्त्रियां निम्न स्तर पर ही कार्य कर रही हैं। साथ ही कुछ पुराने उद्योगों जैसे जूट, कपड़ा, खाद्यान्न इत्यादि की प्रतिशत भी घट रहा है। नए उद्योगों जैसे इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर में भी वे कम प्रवेश कर पा रही हैं क्योंकि इस संबंध में उनके पास पर्याप्त शिक्षा के अवसर नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर वे रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, निजी सचिव आदि के रूप में कार्य कर रही हैं। चौथे नंबर पे है वृत्ति समूहों की स्त्री दृष्टि से स्त्रियां सर्वाधिक शिक्षण में हैं। चिकित्सा और नर्सिंग के क्षेत्र में भी स्त्रियां प्रवेश कर चुकी हैं। पांचवें नंबर पे है कि हर्ष का विषय है कि स्त्रियों के लिए कुछ नए क्षेत्र जैसे मॉडलिंग, पत्रकारिता, प्रशासनिक सेवाएं, टेलीविज़न कलाकार आदि की व्यवसाय के रूप में पनप रहे हैं, परंतु यहाँ भी पुरुष प्रधानता का सामना करना पड़ता है और जहाँ भी वे व्यावसायिक प्रगति की सोपान की निचली सीढ़ियों पर पहुँच पाई हैं। चौथे नंबर पे असमानता है कि स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी इन्हें वो भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। स्त्रियों में अस्वस्थता और कुपोषण की भी भारी समस्या होती है। बचपन से ही लड़कियों को वह पोषक पदार्थ नहीं दिए जाते जो लड़कों के लिए दिए जाते हैं। वे स्वयं भी अपने शरीर की रक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत कम ध्यान देती हैं। प्रायः घर में वही स्त्री जो अपने पति और बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा भोजन बनाती है, मातृत्व का भार भी उस पर सबसे ज़्यादा है और बाद में वो बच जाता है वही खाती है और अगर बासी भोजन रखा है तो वह उसे पहले खाती है और यहाँ पे जो है मातृत्व का भार भी उसी के पे सबसे ज़्यादा होता है। शारीरिक व्यायाम की भी तो उन्हें शिक्षा ही नहीं दी जाती। ज़्यादातर मामलों में उनमें खून की कमी रहती है। एक और गरीब निर्धन स्त्रियों को उचित चिकित्सा एवं पोषण मिलना ही दुश्वार है और तो दूसरी ओर धनी स्त्रियों के लिए समस्या इससे उल्टी है। वहाँ अत्यधिक दवाइयों का सेवन या आलसी जीवन एक समस्या बन गया है। ज़्यादातर स्त्रियां असंगठित कार्य में क्षेत्र में लगी हैं जहां उनके स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। बहुत से व्यवसाय विशेषतः स्त्री के लिए हानिकारक है, परंतु वहां भी उनकी देखरेख का कोई उचित प्रबंध नहीं है। घर के मारपीट के वातावरण और तनाव भरी जिंदगी के बीच स्त्री का स्वास्थ्य गिरता ही जाता है। हमारे समाज में परिवार नियोजन का प्रमुख लक्ष्य स्त्रियों को ही बनाया गया है। विदेशों में जो जन्म निरोध के तरीके खतरनाक घोषित किए जा चुके हैं तो पता लगेगा कि स्त्री बध्याकरण का प्रतिशत कहीं ज़्यादा ऊंचा है। पांचवें नंबर पे है कि यौन शोषण तथा यौन उत्पीड़न। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों को निम्न स्थिति के रूप में परिणामस्वरूप उनकी सबसे प्रमुख समस्या उनका यौन शोषण और यौन उत्पीड़न है। यह हमें निम्नलिखित रूप से पता चलता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो असमानता है, इसमें शोषण है, तो पहले है कि वेश्यावृत्ति। यह विश्व का सबसे पुराना व्यवसाय माना जाता है। शायद जब से संगठित समाज है तब से वेश्यावृत्ति है। वेश्यावृत्ति से समाज का नैतिक पतन होता है। सिल्फिश व गनेरिया जैसे यौन रोग फैलते हैं। अब तो एड्स जैसा भयानक रोग भी फैलने लगा है जो सबसे अधिक घातक यौन रोग है। वैश्यालय का क्षेत्र है जहां अपराध पनपते हैं। वास्तव में यौन कोई वस्तु नहीं है जो बाजार में खरीदी या बेची जाए। यह तो मानव की स्वाभाविक, पवित्र और विपरीत लिंग की प्रति स्वेच्छा से प्रेम और समर्पण का विषय है। इसी के द्वारा नए जीवन का सृजन होता है। इसका क्रय विक्रय न केवल हानिकारक है अपितु अमानवीय और घिनौना भी है। दूसरे नंबर पे है देवदासी। इस रूप में भी महिलाओं का शोषण होता है। आज भी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में थेलम्मा और पोचम्मा के ऐसे मंदिर हैं जहां बड़ी समस्या से प्रतिवर्ष देवदासियों के रूप में लड़कियों को समर्पित किया जाता है। परंपरा की दृष्टि से उसका कार्य देवता ही सेवा करना है और परंतु वास्तव में वे पुजारी और गांव के जमींदारों की यौन भूख का शिकार भी बनती हैं। और वैश्यावृत्ति दास अपनी जीविका चलाती हैं। वैश्यावृत्ति के द्वारा धार्मिक अंधविश्वास गरीब लोगों को ऐसी प्रथा का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। कानून के
द्वारा देवदासी प्रथा तथा उन्मूलन कर दिया गया है और परंतु फिर भी स्वास्थ्य जनमत के अभाव में कानून इस प्रथा को रोकने में नाकाम रही है। अब स्त्री संगठन ही इस दिशा में जागरूक हुए हैं और वे देवदासियों के पुनर्वास का कार्य कर रहे हैं और इस प्रथा के खिलाफ जन आंदोलन चला रहे हैं। उनके प्रयासों से आशा की किरण दिखाई दे रही है। तीसरा है अश्लील साहित्य। नग्न एवं अर्धनग्न महिला की तस्वीरें, काम चेष्टाओं और कुत्सित किस्सों पर आधारित अश्लील साहित्य भी बाजार में धन कमाने का एक सरल साधन बन गया है। अनेक पत्र पत्रिकाएं इस प्रकार की सामग्री द्वारा मानव की काम भावनाओं को शोषण करती हैं। अश्लील साहित्य किशोर किशोरियों और युवाओं के नैतिक पतन का कारण बनता है और उन्हें गुमराह करते हैं। ऐसे साहित्य पर भी कानून की रोक लगनी चाहिए, पर वह चोरी छिपे बाजार में ऊंचे दामों पर मिल जाते हैं। इस व्यापार का आधार भी महिला का यौन शोषण ही है। चौथे नंबर पे है विज्ञापन। आज के व्यवसायों का मुख्य आधार विज्ञापन है और विज्ञापन स्त्री के अंग प्रदर्शन पर आधारित है। चाहे किसी वस्तु का नारी के जीवन से सीधा संबंध हो या न हो, परंतु उसके शरीर के उत्तेजक चित्रों के अभाव में विज्ञापन अधूरा समझा जाने लगा है। यही कारण है कि मॉडलिंग का व्यवसाय लोकप्रिय होता जा रहा है। यह विज्ञापन भी राष्ट्र के नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी है। यह भी सिद्ध करता है कि महिला की देह एक वस्तु है जो सार्वजनिक रूप से विभिन्न प्रयोगों के लिए बाजार में उपलब्ध है। अनेक महिला संगठन ऐसे विज्ञापनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। 5वें नंबर पे है सिनेमा। अधिकांश चलचित्र स्त्री की यौन शोषण के ज्वलंत उदाहरण है। व्यावसायिक रूप से चलचित्र की सफलता के लिए आवश्यक समझा जाता है कि उसमें अर्धनग्न स्त्री के द्वारा कैबरे के दृश्य और असहाय स्त्री पर पुरुष के पुरुषत्व की ताकत को प्रकट करते हुए क्रूर बलात्कार के दृश्य अवश्य हों। अधिकतर चलचित्र पुरुष प्रधान होते हैं। नायिका तो प्रदर्शन के लिए एक गुड़िया मात्र दिखाई जाती है, पर लंबे कामुक दृश्यों के द्वारा दर्शकों की काम वासना को उत्तेजित किया जाता है, तो स्त्री का अपमान भी होता है। सच तो यह है कि स्त्री की देह उसकी निजी पवित्र धरोहर है जिस पर उसी का निरपेक्ष अधिकार होना चाहिए और किसी भी मजबूरियों में या प्रलोभनों में से उसका सार्वजनिक प्रदर्शन सारे राष्ट्र के लिए लज्जा का विषय है। इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाना चाहिए। 6वें नंबर पे है कैबरे नृत्य। नगरों में, रेस्तरों और होटलों में कैबरे नृत्य एक साधारण बात बनती जा रही है और जहां नृत्य के नाम पर स्त्री के अंगों का उद्देश्यक रूप से प्रदर्शन होता है और कहीं कहीं तो धीरे धीरे नाचते हुए, कपड़े उतारते हुए पूर्ण नग्नता का भी प्रदर्शन किया जाता है। शराब की गंध, सिगरेट के धुएं और